जय हिंद साथियों, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने YouTube के इस ऑनलाइन मंच पे वर्ल्ड रिलेशन में। साथियों कल के हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग यूपी पीईटी 2022 के एग्ज़ाम को देखते हुए बैक टू बैक वीडियो हम लेकर आएंगे, जो हर टॉपिक वाइज पे होगा साथियों। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज़ पे हम वीडियो लेकर आएंगे साथियों। और हमारा यही टारगेट है कि 85+ मार्क्स जो है हम लोग इसमें अब की बार करके आएँ। और साथियों मेहनत करेंगे तो ज़रूर करके आएंगे साथियों। वीडियो हमने पहले भी कहा था कि लंबा नहीं करेंगे, 20 मिनट से 15 मिनट के बीच में ही वीडियो हम रखेंगे, जिससे कि आप लोग का भी ज़्यादा टाइम हो जाता है वीडियो का तो सब लोग उसको डिनाई कर देते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, 1 घंटे का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो। तो साथियों मैं यही करूँगा कोशिश कि इधर उधर की बात अगर जो ना किया जाए तो 20 मिनट में अच्छा खासा कंटेंट डिलीवर किया जा सकता है साथियों। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं वीडियो बैक टू बैक ला रहा हूँ और आपका भी सहयोग इसमें ज़रूरी साथियों। मेरा पढ़ाने के तरीका आप देख लीजिएगा और आज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया आप कैसे पढ़ाते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों इसका मतलब ये समझ लीजिए कि किसी के उजड़े हुए घर को हम आज अध्ययन करेंगे। सच बात बता रहे, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। किसी के उजड़े हुए घर को आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि किसी का घर बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे। तो साथियों सबसे पहले मैं बता दूंगा खोज कैसे कैसे हुआ, उसका काल क्या था, नामकरण क्या था, विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आ जाते हैं साथियों। सबसे पहले आते हैं चार्ल्स मैसअप के बारे में। साथियों ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे चार्ल्स मैसअप, जो 1826 ईस्वी में पाकिस्तान के दौरे पे गए थे। तो जब दौरे पे गए साथियों तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसी सभ्यता निवास करती थी जो अब नहीं है। इन्होंने केवल ऐसे मतलब महसूस किया। और नंबर 2 पे आ जाते हैं वर्टन बंधु साथियों। ये एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लेकर सिंध तक, जो पाकिस्तान में इस समय पड़ता है। तो उस समय इन्होंने जब खनन किया तो वहाँ पे कुछ ईंटें नक्काशी की हुई पाई, कुछ लिखी हुई पाई साथियों। तो इससे इन्होंने ये कहा कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता निवास करती थी, बट इन्होंने इसका कोई पब्लिश नहीं किया। और वहाँ पे जो ईंटें मिले उन्होंने रेलवे में उसका प्रयोग कर लिया, रेलवे लाइन बिछाने में। जो तीसरे नंबर पे आते साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने इस पे जो है 1856 ईस्वी में इन्होंने पब्लिश किया कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता निवास करती है, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में इतना डिफरेंस क्यों है। और चौथे पे आ जाते हैं जॉन मार्शल। ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि जॉन मार्शल जी जो थे, ये जो उत्खनन विभाग था, जैसे कोई मान लो गृह मंत्रालय, इसके अमित शाह जी हैं, वो मतलब मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से अलग अलग मंत्रालय। तो उस समय उत्खनन विभाग जो था उसके जो है साथियों अध्यक्ष जो थे जॉन मार्शल जी थे। तो इससे यह पता लगता है कि जॉन मार्शल जी सबसे उच्च पद पे थे जो उत्खनन विभाग था। और उत्खनन विभाग के जो जॉन मार्शल जी के अंडर कार्य कर रहे थे, उत्खनन कर्ता जिन्हें कहा जाता था, दयाराम साहनी जी द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। अब आ जाते हैं काल पे साथियों। कार्यकाल जो था, ये जॉन मार्शल जी के कथन अनुसार साथियों 3250 ईस्वी से लेकर 2750 BC तक, मतलब 3250 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब साथियों BC हमेशा समझ लीजिए ईसा पूर्व जो है वो हमेशा पीछे की तरफ की बात बताता है। जैसे साथियों 3250 ईसा पूर्व से 3350 नहीं आएगा, ये पीछे की तरफ चलता है, यानी 2750 BC यानी ईसा पूर्व तक ये जो साथियों इसका कार्यकाल जॉन मार्शल जी द्वारा माना जाता है। लेकिन C14 पद्धति साथियों ये बहुत ही लेटेस्ट है साथियों, क्योंकि जिसमें कार्बन की मात्रा, C से मतलब कार्बन साथियों, कार्बन की मात्रा जो जिस पदार्थ में ज़्यादा होता है उसके बारे में एग्जैक्ट बता देगा कि ये कितने साल पुराना है। तो साथियों C14 पद्धति द्वारा पता लगाया गया। तो 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है साथियों। यही पूछा जाएगा, यही सही भी है। और साथियों नामकरण पे आ जाते हैं सब। तो नामकरण सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा साथियों? पहले ऐसा कुछ ट्रेंड चलता था कि किसी नदी के किनारे ही सभ्यता बसती थी, क्योंकि सभ्यता जो रहते थे मनुष्य रहते थे, उनको पानी की आवश्यकता होती थी, तो ये दूर नहीं जाते थे। पहले नल का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो ये नदी के किनारे ही बस जाते थे। तो कुछ ऐसा ट्रेंड चला था कि जो नदी के किनारे रहते थे उसका उसी से नाम कर दिया जाता। जैसे नील नदी के किनारे बसी सभ्यता तो उसको नील सभ्यता कह दिया गया। तो ऐसे ऐसे सभ्यता का नाम पड़ा। तो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, जो मतलब उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। लेकिन साथियों ऐसे तो गोदावरी नदी के किनारे भी सभ्यता थी, तो गोदावरी सभ्यता का नहीं कहा गया ना, तो इसमें मतभेद था। तो दरअसल मतभेद के कारण ही अगर जो किसी सभ्यता का जो पहला स्थान खोजा जाता था उसी के नाम पे उसे सभ्यता भी कह दिया जाता था। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
अब हम आ जाते हैं साथियों इसकी विशेषता। यहाँ से क्वेश्चन अगर जो बनना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। विशेषता में साथियों ये बता देते हैं आपको कि इसको सबसे पहले इसको कहा जाता था कांस्य युगीन सभ्यता। साथियों कांस्य युगीन सभ्यता किस लिए कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे साथियों कांसे के अवशेष मिले हैं। तो साथियों सबसे पहले बता दें कांसा आपको डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता है, तांबा और टीन जब मिलते हैं तो कांसे का निर्माण करते हैं। तो कांसा जो है कांसे का प्राप्त हमें होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता साथियों तांबा और टीन जब मिल जाते हैं तो कांसा बन जाता है, तो वहां से कांसे की प्राप्ति होने के कारण उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया साथियों। दूसरे पे आ जाते हैं व्यापार प्रधान। साथियों यहाँ पे कोई किसान नहीं था। यहाँ पे जैसे आज आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, वैसा कुछ यहाँ पे समझ लीजिए स्थिति था, क्योंकि यहाँ पे व्यापार होता था, कृषि नहीं होता था। तो व्यापार होने के कारण इसको शहरी सभ्यता कहा जाता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नंबर 1 जो है ग्रामीण सभ्यता, नंबर 2 शहरी सभ्यता, नंबर 2 बोथ इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से आपको नगरीय सभ्यता चुनना है साथियों, शहरी सभ्यता। और शांति प्रिय पहली बात हम समझ लेते हैं साथियों। जैसे कोई मान लीजिए एक साम्राज्य जो बड़ा सा हो गया, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा विकास कर गया, बहुत ज़्यादा धनी हो गया, तो जो बगल के साम्राज्य के जो राजा होते थे तो वो आक्रमण कर देते थे, उसमें लूटपाट मचा के पूरा विनाश कर देते थे उसका साथियों। तो इसी कारण यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई युद्ध नहीं हुआ है, कोई विनाशकारी काम नहीं हो, तो बहुत शांति प्रिय सभ्यता थी, इसीलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहा गया साथियों। राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति इसका ऐसा था साथियों, राजनीतिक स्थिति मतलब ये कि यहाँ पे राजा कौन होता था? तो साथियों यहाँ पे कोई राजा वाजा का साथ नहीं मिला कि कोई रूलर होगा उसको रूल करेगा इस सभ्यता को, नहीं। यहाँ पे प्रजातांत्रिक सभ्यता थी साथियों। यहाँ पे प्रजातांत्रिक सभ्यता होने के कारण मतलब ये कि प्रजा, जैसे आप लोकतंत्र में अभी रह रहे साथियों, सोचिए इतने साल पहले ये लोग लोकतंत्र में जी चुके हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता ये भी है साथियों, इसकी विशेषता है। अच्छा आर्द्र ऐतिहासिक क्या है? आप लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत लोग प्राग ऐतिहासिक क्या है इसको कंफ्यूज हो गए होंगे। और ऐतिहासिक क्या, 3 पार्ट में बांटा गया है। तो साथियों प्राग ऐतिहासिक जो सबसे पहले पुराना है, ये समझ लीजिए प्राग ऐतिहासिक उसे कहते हैं जिसका कोई साक्ष्य ना हो, जिसका कोई लिखित प्रमाण ना मिला हो, उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे साथियों। और आर्द्र ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे साथियों कि जिसका हमें साक्ष्य मिल चुका हो लेकिन उस पर जो लिखा गया उसको हम पढ़ नहीं पाए हो। तो हड़प्पा सभ्यता से भी जो हमें मिला साथियों उसकी लिखावट हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, साक्ष्य तो है हमारे सामने, तो उसे आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है। और जिसका जो साक्ष्य हो उसे पढ़ा भी गया हो उसे क्या कहेंगे साथियों? ऐतिहासिक कहेंगे, ऐतिहासिक सभ्यता। तो अब साथियों इसमें 6वें नंबर पे आ जाता है नगरीय सभ्यता थी। इसको मैंने पहले बता दिया कि ये लोग शहरी लोग थे, ये लोग गांव के लोग नहीं थे। अच्छे खासे नाली बनाए हुए थे, अच्छे खासे घर बने हुए थे। और साथियों सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें सांस्कृतिक भी समझ लीजिए कि ऐसा कुछ था कि यहाँ पे जैसे आप वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में क्या बांटा गया था साथियों कि मतलब समझ लीजिए ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और एक जो है क्षत्रिय, ये 4 भागों में बांटा गया था। वर्गों में बांटा गया था मनुष्यों को। तो साथियों ऐसा कुछ इसमें था कि नहीं था, इसका कोई साक्ष्य मिला नहीं कि ऐसा कुछ था। लेकिन साथियों इसमें 2 चीज़ थी कि उच्च नगर और निम्न नगर करके, उच्च नगर और निम्न नगर करके 2 नगर बसाए गए थे। मतलब एक उच्च नगर होता था, एक निम्न नगर। जो ऊंचे टीले पे होता था, ये निम्न मतलब नीचे टीले पे होता था। उच्च नगर मतलब साथियों कि वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन मतलब टाटा, अंबानी, ये सब लोग रहते थे। अब इस समय है लेकिन उस समय भी बहुत अमीर अमीर लोग जो रहते थे वो उच्च नगर में रहते थे। निम्न नगर में जो वर्कर टाइप के लोग होते थे वो निम्न नगर में रहते थे साथियों। इसमें ऐसा कोई नहीं रखा गया कि वैश्य है, शूद्र है, ऐसा नहीं। उच्च और निम्न नगर 2 प्रकार के रहते थे, जिसमें कारीगर वगैरह इसमें रहते थे और जो बिजनेसमैन और जो अमीर लोग होते थे उच्च नगर में रहते थे साथियों। ये सिंधु घाटी सभ्यता का हम अभी स्ट्रक्चर बताएं साथियों। क्वेश्चन अभी आप कहेंगे साथियों कालीबंगन, मोहनजोदड़ो सब नहीं पढ़ा, ये वीडियो कल फिनिश हो जाएगा। इसमें आपको जब कुछ बच जाएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ ये नहीं बताएं आप। अभी कल 6 बड़े शहर इसके बारे में आपको बताएंगे, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब आएंगे। तो कल शहरों के बारे में बताएंगे, कहाँ से क्या मिला वो बताएंगे साथियों। अब हम इसका विस्तार समझ लेते हैं। विस्तार कहाँ है, इसके लिए इसे हमें मिटाना पड़ेगा, तो उसको हम पहले रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं साथियों। इसका विस्तार समझ लीजिए क्योंकि विस्तार से क्वेश्चन आ जाता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये सब चीज़ पूछे गए हैं। तो इसके लिए जो है हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या है साथियों। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का भारत देश है, प्यारा भारत हमारा कुछ ऐसा है, हम बना दे रहे हैं। मैप वैप को ज़्यादा वो मत लीजिएगा, आप अच्छे लोग समझ सकते हैं।
हमारा आर्ट इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन हाँ आपको समझने के लिए काफ़ी है। हमारा कुछ इस टाइप का ये राजस्थान हो गया। ये समझ लीजिए अपना इंडिया साथियों, बहुत अच्छा नहीं बना मैं, लेकिन समझ लीजिए साथियों। सबसे उत्तर में है ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में लिख देता हूँ साथियों, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक जगह था साथियों जिसका नाम था मांडा, मांडा साथियों। और ये किस नदी, चिनाब नदी के किनारे था, ये चिनाब नदी के किनारे था साथियों। यहाँ है अपना दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है दैमाबाद, दैमाबाद साथियों, ये महाराष्ट्र में था साथियों। और ये गोदावरी नदी के किनारे, आप मान लीजिए उसकी सहायक नदी है, उसकी गोदावरी की सहायक नदी, तो गोदावरी नदी ही मान लेते हैं, ये गोदावरी नदी के किनारे। और साथियों ये सबसे पश्चिमी बिंदु जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में, जिसका नाम है सुतकांगेडोर। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले, घोड़े के नाल के अवशेष, एक सब हम कल पढ़ा देंगे आपको, परेशान मत होइए। और सबसे उत्तरी बिंदु साथियों यहाँ पे यूपी है अपना, यूपी में एक है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हो गया यूपी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में थी, त्रिभुजाकार की चतुर्भुजाकार। आप सोचेंगे चतुर्भुजाकार, नहीं साथियों, ये त्रिभुजाकार आकार में थी। ये देखिए आप, त्रिभुजाकार आकार में थी, ये देखिए, ये कुछ ऐसे टाइप में था, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे टाइप में था, ये कुछ त्रिभुजाकार, आप इधर से देख लीजिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। सबसे उत्तरी बिंदु आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी बिंदु सुतकांगेडोर, पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में साथियों। तो आप कहीं ना कहीं समझ गए साथियों इस चीज़ को। और ये हमारा विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हमने विस्तार के बारे में बता दिया, जो इम्पोर्टेंट थे, कैसे कैसे खोज हुई, क्या हुई, इसके बारे में मैंने बता दिया। और कल की वीडियो आप देखिएगा तो आपको सब पता लग जाएगा, कालीबंगन और ये सब हिंडन कह रहे हो साथियों, कालीबंगा और सब जो मेन मेन स्थान है, लोथल वगैरह, इन सब के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों आपको ये पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप बताइएगा। और कल हम जो है इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, परसों इसका टेस्ट पेपर हम ले आएंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कम समय में कंटेंट मैंने दिया, इधर उधर की बात नहीं की साथियों। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करिए। और मैं चाहूँगा साथियों कि आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। शेयर करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आपकी तरह जो तैयारी करते हैं बच्चों ग्रो करेगा, उन लोग की भी मदद होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं साथियों कि अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।